हेलो दोस्तों, आज हम 2021 का पीजीटी हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 91 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये एस्टेट के लिए है जी, पीजीटी हिंदी फॉर एस्टेट। तो जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य बताना है। हमें बुराइयों से बचना चाहिए। पर्वतीय छटा दर्शनीय होती है। वह कलयुग का दुर्योधन है। यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। तो जहां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जाति इसमें प्रयोग किया जाता है वाक्य में, तो वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बुराइयों, दुर्योधन, सरस्वती। लेकिन पर्वतीय छटा दर्शनीय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य। अब देखते हैं हम 92। अलंकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, इसलिए समानार्थक शब्दों की आवर्ती में यमक अलंकार होता है। तो जी सही नहीं है पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आप सारे पढ़ लेना बोझ करके। आगे देखते हैं हम 93 में। मालिनी छंद का लक्षण नहीं है। तो देखो जी, मालिनी छंद एक वर्णिक समवर्त छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। यह नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के योग से बनता है, लेकिन इसमें 7-8 वर्णों पे यति होती है, ये इसमें असंगत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सर्वनाम विषय कौन सा विवरण गलत है? तो ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। ये निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम, यह है निश्चयवाचक भी और पुरुषवाचक भी है। कोई अनिश्चयवाचक है, लेकिन आप है ना इन्होंने दे दिया केवल आदरार्थक में प्रयुक्त होता है, केवल आदर के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ये निजवाचक में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओज कांति में गोडिया गोड़ी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य की है? तो जी ऐसा किसने कहा, ये देख लेते हैं। इसमें है आचार्य भामह, वामन, दंडी या रुद्रट। तो इसका आंसर हो जाएगा जी वामन। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। अधिसूचना के विषय में असंगत कथन बताना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें विविध सरकारी नियमों, आदेशों आदि की घोषणा होती है। और बी ऑप्शन है, प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें ये ऑप्शन नंबर बी ही है, यही अपना असंगत है, बाकी के सारे संगत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 97 का हम देखेंगे। वीर, अद्भुत और रौद्र रस परस्पर मित्र रस है। तो ये बात तो सही है। करुण और भयानक हास्य रस के शत्रु हैं। करुण रस और भयानक रस हास्य रस के शत्रु हैं, तो ये भी बात ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव सम है, ये भी ठीक है। लेकिन श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रथम माना गया, ये ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इसमें सही नहीं है। निम्नलिखित में से असंगत कथन बताना 98 में हम देखेंगे। तो रीति, हिंदी के रीति शास्त्र का आधार संस्कृत का काव्य शास्त्र है। हाँ जी है। हिंदी कवियों में अलंकार, रस और ध्वनि के लक्षण तथा उदाहरण देने की सामान्यतः प्रयत्न देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। और केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से तो रीतिकाल में आता है, किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य, ये इसमें गलत हो जाएगा। ये अलंकारवादी आचार्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य नहीं है। अब कहानी और कहानीकार सुमेलित करना है। देखो जी, यही सच है, ये मनु भंडारी का है। ऑप्शन नंबर बी से मैच हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसमें बड़े भाई साहब प्रेमचंद का है और 11 वर्ष का समय है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। और फेंस के इधर उधर ये ज्ञान रंजन का है। तो इसमें देख लेंगे हम ये सारे कौन से इसमें हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, ये जी ऑप्शन नंबर ए में ही हो रहे हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एनसीईआरटी से दे दिया, जो पाठ्य पुस्तक है, सहायक पाठ्य पुस्तक, उसमें अतीत में दबे पाओ पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? यह छोटे मोटे कृत्रिम टीलों पर नियोजित ढंग से बसा था। ऐसा तो है जी बिल्कुल। यहाँ की
सड़कों और गलियों का पूर्ण विस्तार था, ये बात भी सही है। जल निकास के लिए शहर भर में नालियों का विस्तार था, ये भी अच्छी है जी, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से बसाया गया था ये। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते, ऐसा नहीं था, घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे बल्कि अंदर गलियों में खुलते थे। नमक का दारोगा किस कहानी का पात्र है? नमक का दारोगा किस प्रकार की कहानी है? ये नमक का दारोगा है, ये प्रेमचंद की कहानी है, क्लास 11th में। और तो ये किस प्रकार की है? तो ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर ये कहानी है। इसमें हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका प्रमुख पात्र आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। हिंदी अच्छा, आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी हो तो अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे एनसीईआरटी के लिए, तो मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी डाल दी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो मैंने बाकी क्लासों की नहीं डाली। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटी एक एक वीडियो बना के सिंगल वीडियो में डाल दूंगी। लेकिन उसके बदले मुझे भी तो ये चाहिए ना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं सारी एनसीईआरटी करा दूंगी। हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 102 में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आश्रयदाता की स्तुति में रचित आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य राष्ट्रीय कविता की संकुचित और विकृत रूप है। हाँ जी, ये अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते रहते थे, तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना तो हम इतनी नहीं कहेंगे। भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का स्वर प्रमुख है। नहीं जी, उनमें भी तो अखंड भारत का कहा, उन्होंने 76 साल दशक लिखा है और शिवा बावनी ये सब उन्होंने अपने ही आश्रयदाताओं के लिए लिखी है। बाकी भूषण को है ना ये रीतिकाल का वो कहा जाता है राष्ट्र कवि, लेकिन उसमें अखंड भारत के बारे में तो सवर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना। अब 103 देखेंगे हम। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने कराया? ये क्लास कृतिका की है जी, 9th क्लास से लिया गया एनसीईआरटी से। तो किसने करवाया था? तो उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने कराया था जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संतो देखता जग बोराना, टोपी पहरे माला पहले छापे तिलक लगाना, कबीर के उक्त पद का केंद्रीय भाव क्या है? तो जी इसमें बाह्य आडंबरों की निरर्थकता पर उन्होंने प्रहार किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अन्य रचनाओं की अपेक्षा सार्थक की निष्ठा को भगत की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना ऐसी? तो दोहावली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास की 12 रचना है, जिसमें से लगभग 6 अवधि में और 6 ब्रज में है, तो ये दोहावली में है। आगे देखते हैं 106। क्रिया शब्दों के विषय पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो जी, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कुछ क्रिया शब्द सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह प्रयुक्त होते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणी बोधक और दूसरा पदार्थ बोधक, ये बात भी ठीक है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक होती है, ये जरूरी नहीं है सारी अकर्मक हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। काव्य हेतु विषयक कौन सी विचार सारणी सही नहीं है? काव्य के मुख्यतः 3 हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें कवि की उन्मेषी शालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं, ये भी ठीक है। मम्मट ने शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना, ये बात भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है कि भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है। प्रतिभा तो जी अनिवार्य हेतु है ही, तो ऑप्शन नंबर डी है। प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास के द्वारा काव्य की रचना संभव है, तो ये भामह के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा।
काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आचार्य वामन गुणों को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं और आनंदवर्धन गुण को रस का धर्म मानते हैं। भरतमुनि ने गुणों को 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुणों में विभाजित किया। 10 शब्द गुण और अर्थ गुण नहीं दिए थे जी, उन्होंने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और मम्मट ने 3 गुण माने, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये भी ठीक है। आगे 109 नंबर हम देखेंगे, किस विकल्प में छंद का लक्षण नहीं है? द्रुत विलंबित वर्णिक संवृत छंद है जो नगण और दो बगण और रगण के योग से बनता है, तो ये ठीक है। वंशस्थ वर्णिक संवृत छंद है जो जगण तगण जगण और रगण के योग से बनता है, ये भी ठीक है। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके दौर। चौपाई है, ये मात्रिक समछंद है और इसके अंत में लघु गुरु वर्जित है, ये भी ठीक है। लेकिन सोरठा मात्रिक अर्ध समछंद है जिसमें समचरणों में तुकांत होते हैं, ये असंगत है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। हमें सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं उगता गया हूं। देखो सदैव ही, तो ही बेवजह दे दिया तो ये शुद्ध नहीं रहेगा। उगता गया नहीं, उब गया होता तो ठीक होता। बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ये ठीक है। और हमें समस्त प्राणी मात्र के, समस्त के साथ प्राणी मात्र नहीं होता, तो ये भी अशुद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है, तो यही है जी विशेषण युक्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। वाक्य रचना के से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो देखो जी, वाक्य में पदक्रम का सामान्य नियम है कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया को रखते हैं। हाँ, ये तो जी वाक्य का पदक्रम। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में मुख्य क्रम पहले और गौण क्रम बाद में आता है, यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी इसमें, जो करेक्ट नहीं है। आगे के दोनों आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। कौन सा कथन संगत नहीं है? भक्ति कालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान रूप से रचा गया, तो पहली ही बात असंगत हो गई जी इसमें। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युगम नहीं है। विरल सघन होता है, संलिप्त निर्लिप्त होता है। अच्छा, इसमें विलोम सही नहीं है, वो बताना 114 को। तो अनिमेष निर्मेष, यही गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निषिद्ध विहित होता है। इनमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है ऐसा अन्यतर नहीं है। शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में ये कथन किसका है? तो जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अब देखते हैं हम 116। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संत काव्य धारा में परिलक्षित नहीं होता? नाम जप को साधना का मूलाधार मानना, ये तो होता है जी का संत काव्य धारा में। और गुरु को ब्रह्मा से भी मान बताया गया है और साधना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त माना गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है ना, वैष्णवों की नवदा भक्ति की परंपरा समर्थित रूप से समर्थन करना, ये इसमें परिलक्षित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी कृति साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है? तो कलिकथा बाईपास, इसके लिए भी साहित्य अकादमी मिला था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसके लिए भी। और मुझे चांद चाहिए, इसके लिए भी मिला था। लेकिन सूरज का 7वां घोड़ा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। मुझे चांद चाहिए किसकी कृति है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अब विकल्प द्वारा निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है। पहाड़ पर लालटेन, देखो खूटियों पर टंगे लोग हम बार बार पढ़ते हैं, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। चुका भी नहीं हूं, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है। कल सुनना मुझे, ये
है धूमिल की। अब देख लेते हैं पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की। तो 1 का 2 और बी का इसमें 1 और सी का है जी 4। तो देखते हैं ये कौन से विकल्प में दिए हैं। ये दिए जी ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये किसका कथन है? तो ये है जी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी भक्ति काल को लेके कथन आता है कि अगर मुगल काल ना आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये कथन भी बार बार पूछा जाता है। तो लेकिन ये है ना, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी, याद रखें। एक कुत्ता और एक मैना, ये एनसीईआरटी का दे दिया कि पाठ के आधार पर रचनाकार की कविताओं में पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण। तो किसका कथन है, किसने बोला ये? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के 2 ही वेद माने। 2 वेद कहाँ जी? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक 4 वेद हैं। तो ये गलत हो गया 121 का पहला ही। बाकी आप पढ़ लेना जो 3 ऑप्शन और हैं। कौन सा कथन असंगत है? 122 में हम देखेंगे कि अभिधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है। ठीक है जी। अभिधा शब्द के प्रसंग में प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध कराती है। यही असंगत हो जाएगा जी अभिधा के विषय में। और शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार अभिधा शक्ति, ये भी ठीक है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, ये भी ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है हमें। तो ये देखो हर पेपर में पूछा गया लगभग, वाणी प्लस औचित्य, वाणी औचित्य। ये तो यहाँ पे 2 मात्रा आएंगी, यहाँ पे औ की मात्रा, यही असंगत है। देखो सडात्मा, सड प्लस आत्मा, उद प्लस अवसन, उच्छ्वसन और सु प्लस अल्प, ये सोलप भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सु प्लस अल्प से बना है। अब 124 देख लेते हैं। ये देखो इसमें अच्छा, ये संधि की दृष्टि से सही नहीं, वो बताना है 124 में। तो देखो जी, सरासन, सर प्लस आसन, प्री प्लस अंक प्रियंक, सत्य प्लस आश्चर्य सदाशय। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसमें असंगत है। घट प्लस अटोप, घटा प्लस अटोप। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। तो इसमें कौन से 2 अलंकार हैं वो बताने हैं। तो एक तो इसमें विरोधाभास हो गया कि जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता वैसे वैसे उजाला होता, और एक इसमें सलेस अलंकार हो गया जी। तो विरोधाभास और सलेस, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। एत एवं विपर्य सत्ता गुणा का वेसु कीर्तिता, गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का मत है? ये 126 का ये भरत मुनि जी का है जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। किस शब्द में ये अपत्यवाचक अप्रत्यय का प्रयोग हुआ? अपत्यवाचक पर ये पहले भी पूछा गया, जैसे कौनते, राधे, मतलब जो वो उसके कुल वंश से संबंधित होता है। तो ये 2 इत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 127 में। 128 देखेंगे, विदेशी भाषाओं के उपसर्गों से निर्मित शब्द बताना है। तो विदेशी के हो जाएंगे जी इसमें अपने दरअसल और बेचारा। किस विद्वान ने कन्नौजी और बुंदेली को अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रज भाषा के रूप में ही माना है?
तो ऐसा कौन सा विद्वान था जी? तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने माना था। कन्नौजी और बुंदेली को ब्रज भाषा में इनको अलग अलग नहीं माना था। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है? तो 130 में हम देखेंगे, ये जी विगत की सुख काल्पनिकता से है छाया मत छूना का। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ना जी, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और इनके ये पीताम्बर दत्त बड़सवाल थे ना, ये संपादन करता थे आचार्य ये इनका जो गोरखनाथ की वाणियों का। किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना? तो 132 में जी ये है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही माना था। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे अपने। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है? जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त व्यवस्था है। तो यही है जी, ये इन्होंने इनके अनुरूप ये नहीं है कि जाति प्रथा दोष मुक्त व्यवस्था श्रम विभाजन की। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं कहा था कि जाति के आधार पर ही श्रम विभाजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने किसी कुम्हार के घर जन्म ले लिया तो वो मटके ही बनाएगा, तो ऐसे नहीं बोला था इन्होंने कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर, ये इनका अनुरूप नहीं था। बाकी नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराकर क्षमता स्थापित की जा सकती है, ये भी इनका विचार है। और मनुष्य को शक्ति में सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये सारे इनके विचार थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इनके अनुरूप नहीं है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आई गऊ हनुमान जी में। लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित उक्त वाक्यांश या काव्यांश में हनुमान के अवतरण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो ये करुण रस के बीच में वीर रस आ गया था। जब वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं उस समय का था कि प्रभु का प्रलाप तो यहाँ पे करुण रस था, और फिर जैसे ही हनुमान जी आते हैं संजीवनी लेके तो वीर रस का प्रस्फुटन होता है इसमें। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें 135 में देखो जी, गिरी तो होता पर्वत का, कानन होता है इसका वन का, यही वो नहीं है पर्यायवाची। बाकी तालाब तड़ाग होता है, यमुना को कालिंदी कहते हैं, और पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग होता है। एते वेद्रव मार्गस्य प्राण देश गुणा समृता उक्त मत किस आचार्य का है? तो ये है ना जी, ये मत है आचार्य दंडी का। श्रृंगार रस विषय कौन सा कथन विषयक में कौन सा कथन गलत है? तो भर्तमुनि से उज्जवल और पवित्र उत्तम मानकर इसका रस राजत्व सिद्ध करते हैं। ये बात ठीक है जी, और सेकंड वाला भी ठीक। आगे हम देख लेते हैं, इसमें थर्ड वाला भी इसमें ठीक है, लेकिन इसमें समस्त सात्विक भाव और संचारी भाव का समावेश होता है, ये इसमें गलत है। रस निष्पत्ति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? नई वाले इसमें ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो जी, इसमें सही वाले आप पढ़ लेना एक बार, जो नहीं है वो बता देती हूँ। भट्टनायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा भाव आदि का साधारणीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 139 हम देख लेते हैं, इसमें भी असंगत पूछा है जी। तो असंगत कथन बताना इसमें, जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्कर्मत्व दोष होता है। तो ये ठीक है जी। श्रुति कटुत्व दोष है जो कोमल रसों में ही होता है। तो ये भी ठीक है जी। और अप्रेतित्व अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा जी इसमें। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना है कि कौन कौन से शुद्ध हैं। तो देखो जी, इसमें ये ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, और इसमें मतलब बै ठीक है, स ठीक है संप्रभुता, और जी इसमें यह वाला भी ठीक है पर्यवसान।
तो बै से और ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी इसमें। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं हुआ? यथामति, मति के अनुसार। देहलता, दे रूपी लता। शोक का कुल, शोक में आकुल, यही गलत है जी इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये ठीक है। रसावयव के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विभाव रस को हेतु, निमित्त या कारण, विभाव रस का हेतु, निमित्त या कारण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ये भी ठीक है। भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टा 4 प्रकार की होती है, ये भी ठीक है। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक है, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसमें असंगत है जी। आगे देख लेते हैं हम 144। 133 हमने नहीं देखा नीचे। अच्छा, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना जी। किसी को उसी की चाल से हराना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब 144 देख लेते हैं। इसमें श्रुति समविनार्थक शब्दों में जो सुमेलित नहीं वो बताना जी। तो कंथा गुदड़ी को और कथा कहानी को कहते हैं। इत्र दूसरा होता है और इत्र सुगंधित होता है, ठीक है। और तान होता है आलाप और ताना होता है आक्षेप करना। ये उपेक्षा अपेक्षा वाला, ये इसमें असंगत हो गया जी, ऑप्शन नंबर डी। ये माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव बताना है, तो माटी वाली कहानी का है जी विस्थापन की समस्या। माटी वाली कहानी किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच, लोगन कबीत की वो खेल करी जाने है। ये वाक्यांश इसके रचनाकार कौन है? तो ये ठाकुर का कथन है। अब वाक्यांश और तत्संबंधी शब्द असंगत है। समूह या झुंड से निकला या निकाला हुआ यूथ ब्रेस्ट होता है। मजाक में उड़ाने वाली हंसी को उपहास कहते हैं। और वह विजित देश, जिसके विजेता देश में लोग आकर बस गए, उसे औपनिवेश या उपनिवेश कहते हैं। लेकिन बोलने में संकोच न करने वाला वाक चतुर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृतांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन है? ये जी शायद मधु कांकड़िया की रचना है, एनसीईआरटी से ही। तो ये गंगटोक और उससे आगे की हिमालय तक की यात्रा का इसमें यात्रा वृतांत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिसलदेव का अंगिरस वीर रस है, यही इसमें असंगत है जी। इसमें कुछ श्रृंगार की भी वो मिलती हैं, अंगिरस इसका वीर रस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी की आप तीनों जरूर पढ़ लेना। आलोआंधारी नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये जी बेबी हालदार की है, जो बंगाल में रहती थी और 7वीं तक पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने आलोआंधारी लिखी थी। वर्तमान समय में वो गुड़गांव में रहती है, तो उनकी कथा का इसमें वर्णन है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी आलोआंधारी नाम से, बहुत अच्छी है जी, आप एक बार जरूर पढ़ें। और आपको अगर ये क्वेश्चनों की सीरीज पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताएं, और आगे आप और कौन सी सीरीज चाहते हैं ये भी लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें जी चैनल को।